नमस्कार। संडे सत्संग आज संडे खत्म होते होते रात 9 बजे शुरू हो रहा है। कई काम करते करते बीच में संडे सत्संग भी चलाना होता है और आज संडे सत्संग में मैं आपको सिर्फ एक कहानी बताना चाहता हूं। कहानी कैबिनेट के रिशफल की और उसका कृषि पर क्या असर पड़ा है। जिस दिन कैबिनेट का रिशफल हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ पिछले हफ्ते, उस दिन मैंने एक ट्वीट देखा। ट्वीट किया था हमारे गुजरात के एमएलए और हमारे दोस्त जिग्नेश मेवानी ने। और मुझे लगा उस छोटे से ट्वीट में, जैसे कहते हैं ना, गागर में सागर भर देना, उन्होंने सब कुछ कह दिया था जो कि इस कैबिनेट रिशफल के बारे में कहा जाना चाहिए। बस जैसे ही रिशफल हुआ उसके कुछ घंटे बाद उन्होंने ट्वीट कर दिया था। ये देखिए, ये है ट्वीट जिग्नेश मेवानी जी का। कहता है, खराबी इंजन में है और बदले डिब्बे जा रहे हैं। यही बात, सबसे सही बात यही है कि खराबी कहां थी। खराबी गाड़ी के इंजन में है और इंजन को बदलने की किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि बदलाव का काम तो खुद इंजन को ही करना है। तो इसलिए चलिए डब्बा बदल दिया, ये डब्बा हटा दिया, वो डब्बा हटा दिया, इतने डब्बे जोड़ दिए, खबर बन रही है गाड़ी में इतने डब्बे जुड़ गए हैं, अब 69 डब्बे की गाड़ी। अरे भाई, इंजन खराब है, डब्बे बढ़ाने से क्या होगा, डब्बे बदलने से क्या होगा। मुझे लगता है कि इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार की कहानी इस एक छोटे से वाक्य में आ गई थी। सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और हमेशा ऐसा होता है, हर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आपको बताया जाता है, देखिए ना कितने शानदार एक मंत्री आए हैं, देखो ना उनकी अमेरिका से डिग्री भी है और वो यहाँ से भी पढ़े हैं और वो आईएएस भी रहे हैं, और देखिए तो सही मंत्रिमंडल के अंदर एज घट गई है, अब युवा मंत्रियों को जगह दी जा रही है। और साथ में चुपके से बताया जाता है कि मंत्रिमंडल का जाति समीकरण भी कितना अच्छा हो गया। तो आपको समझ आ जाता है कि असली खेल क्या है। जो बताया नहीं जाता वो ये कि पिछली बार जब मंत्रिमंडल बना था और ऐसे ही जिन लोगों के बारे में इतनी सुंदर सुंदर कहानियां बताई गई थी, वो सारे आज बाहर क्यों हो गए। याद है, पिछली बार जब मंत्रिमंडल बना था तो एक उड़ीसा के सारंगी जी थे, उनके बारे में इतनी सुंदर सुंदर कहानियां छपी थी। देखो कितना त्यागी, कितना तपस्वी, कितना ईमानदार, इस आदमी के पास कोई पैसा नहीं है, इस आदमी ने बड़ी सेवा की। अब बाद में पता लगा किसी तरह के सांप्रदायिक कांड के अंदर भी उनका नाम था, वो बात अलग है। लेकिन इस बार चुपचाप से उन सारंगी जी को हटा दिया गया, कोई खबर नहीं बनी कि भाई वो त्यागी, वो महात्मा, वो इतना ईमानदार, इतना बढ़िया आदमी क्यों चला गया। कोई खबर नहीं बताई जाती। मंत्रिमंडल में नाम ऐड हो जाते हैं, कुछ नामों के बारे में बताया जाता है, कुछ के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। अब ये नारायण राणे जी महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र का जो व्यक्ति महाराष्ट्र की राजनीति को 2 कौड़ी भी पहचानता है, वो आपको बता देगा नारायण राणे जी कौन है, कहां से आए हैं। और उनके आने के बाद आप मंत्रिमंडल में सदाचार और भ्रष्टाचार खत्म होने की बात करें तो महाराष्ट्र का कोई भी व्यक्ति हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा। इनके बारे में आपको नहीं बताया जाता, बड़ी सिलेक्टिव सी खबरें लगती हैं, बड़ा सत्ता के समीकरण को इतने कायदे से सजाया जाता है। मेरा विचार है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार में क्या हुआ, तो ये मत देखिए किस किस को ऐड किया गया, क्योंकि वो तो लाल बत्ती बांटने का काम है। आप ये देखिए किस किस को ड्रॉप किया गया, क्योंकि इस मंत्रिमंडल में वही खेल है। सही बात बताऊं तो इस मंत्रिमंडल में किसी से पूछा गया कितने मंत्री हैं, उसने कहा भाई 1.5 मंत्री हैं इसके अंदर। तो पता नहीं बाकी कितनी सरकारी कितनी थी, 44 थी, 50 थी, अब 70 हो गई, कितनी हो गई। लेकिन सच बात यह है कि 1.5 मंत्री थे। इस मंत्रिमंडल में कोई भी बड़ा फैसला प्रधानमंत्री के बिना नहीं। अब ये अच्छी बात है, बुरी बात है, इस पे चर्चा अलग से कर लेगी। इंदिरा गांधी के जमाने में भी एक बार ये हुआ था, उसके बाद ये हो रहा है। मैं तो समझता हूं इमरजेंसी में, अब इमरजेंसी के अंदर कौन गृह मंत्री था, कौन देश का वित्त मंत्री था, याद है आपको? नहीं, सिर्फ इतना याद है कि इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी चलाती थी सरकार। यही हाल इस मंत्रिमंडल का है कि सरकार तो चलाता है एक व्यक्ति, मंत्री तो एक है, बाकी तो सब नाम है। कोई निर्णय लेना हो तो पीएमओ से परमिशन लेनी पड़ती है। कहानी तो ये थी एक मंत्री जी के बारे में, उस मंत्री जी को बेचारे को इस बार हटा दिया गया कि वो अपने घर से पैंट शर्ट पहन के निकले, विदेश जाना था उनको।
उनको रास्ते में एयरपोर्ट जाते जाते फोन आया कि सुनते हैं आप पैंट शर्ट पहन के निकले, शोभा नहीं देता, आप कुर्ता पजामा पहन के जाइए, आप विदेश जा रहे हैं। ये तो हाल है। मंत्री जी वापस घर आए, कुर्ता पजामा पहना, फिर एयरपोर्ट पहुंचे। ये तो इस मंत्रिमंडल का हाल है, जहां हम गिनते हैं ये मंत्रिमंडल आए, ये मंत्री आए, इस मंत्रालय में आए हैं, ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई, अगर आपको सचमुच जानना है कि इस सरकार की प्रायोरिटी क्या है, किस पॉलिसी में क्या परिवर्तन होना है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय में जो अफसर बैठे हैं ना, उनके बारे में ध्यान से पता कीजिए। उनका परिवर्तन होता है तो उसके बारे में चर्चा कीजिए, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा सरकार में क्या बदलाव हो रहा है। मंत्रियों को देख के गिन के क्या फायदा है, बेचारे क्या करते हैं। इनको तो लाल बत्ती दे दी गई है और लाल बत्ती दे के सिग्नल दे दिया गया, देखो चुपचाप से वहां पहुंचना है, ऊपर से हुक्म आएगा, ठीक वक्त से हुक्म को बजाना है। और हाँ, पब्लिसिटी का ठीक ठाक ध्यान रखना। देखो भाई, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, पब्लिसिटी में गड़बड़ हो गई तो फिर तुम मारे जाओगे। और ये जो सारे मारे गए ना, सब पब्लिसिटी के चक्कर में मारे गए। हकीकत ये है कि ये काम तो सारा सेक्रेटरी कर लेता। मोदी जी गुजरात में भी जब मुख्यमंत्री थे तब भी आईएएस अफसरों से सरकार चलवाया करते थे, और अब भी आईएएस अफसर सरकार चला रहे हैं। मंत्री केवल इसलिए हैं कि एक चेहरा होना चाहिए। मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हैं, मंत्री बीच बीच में ये भ्रम फैलाने के लिए कि यहाँ कुछ काम किया जा रहा है, और प्रचार करने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए काम मंत्रियों का है। बाकी बेचारे मंत्री कुछ करते नहीं। अब आप मेरी बात से सहमत नहीं हो तो आप पूछेंगे, नहीं ये बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल एफिशिएंसी के लिए आया है। आप देखिए तो इनएफिशिएंट लोगों को निकाल दिया, जहां जहां गड़बड़ थी उसे निकाल दिया। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, आप बताइए, पिछले जब से मोदी जी की दूसरी सरकार आई है तब से कौन सा एक मंत्रालय है जिसकी परफॉर्मेंस सबसे खराब रही है 2 साल में, जब से शुरुआत हुई? ये मैं कोविड से पहले की बात भी कर रहा हूं। फाइनेंस मिनिस्ट्री। देश की अर्थव्यवस्था डाउन 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 गिरती चली जा रही है। कोविड शुरू होने से पहले भी 6 क्वार्टर तक लगातार हमारी इकोनॉमी गिर रही थी। वित्त मंत्री अपने भाषण में जो आंकड़े देते हैं वो अगले दिन झूठे साबित हो जाते हैं। उनका गणित बैठता नहीं है। मंत्रिमंडल में आके मंत्रिमंडल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, कहती हैं कि हमने इतने लाख रुपए का, करोड़ों का पैकेज दिया, पता लगा उसका हिसाब ही नहीं बैठ रहा, अगले दिन बैठ के उसके हिसाब को ठीक कर रही। अगर कोई एक मंत्री का तबादला होना चाहिए था, एक मंत्री को ड्रॉप किया जाना चाहिए था, तो वो थी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। लेकिन वो ज्यों की त्यों है, उनका पूरा मंत्रालय ज्यों का त्यों है। लॉयल्टी है और हो सकता है सारे फैसले तो पीएमओ ही ले रहा हो। पीएमओ किसको बर्खास्त करे? दिक्कत कहां हुई पिछले 2 साल के अंदर? भारत चीन बॉर्डर पे, जहां 1962 की अपमानजनक पराजय के बाद दूसरी बार एक अपमानजनक घटना हुई, जिसके अंदर हमारी कोई 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने हड़प ली। अब ऐसा कभी होता है, जब एक बार ऐसा हुआ था तो देश के रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया था। कृष्ण मेनन उन दिनों जिम्मेवार हुआ करते थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया था। मैं नहीं कहता कि राजनाथ जी को बर्खास्त किया जाए, मुझे लगता है कि राजनाथ जी का कोई फैसला ही नहीं था इस सारी चीज के अंदर, उनका कोई रोल ही नहीं था। लेकिन अगर कुछ प्रतीकात्मक होना चाहिए था तो कम से कम उनका मंत्रालय तो बदला जाता, नहीं बदला गया साहब। देश में दिक्कत कहाँ आई? पिछले 2 साल में कश्मीर के बारे में 370 हटाने का फैसला, वहां स्थिति को असामान्य करना, इतने लोगों को बंद करके रखना, एनआरसी सीए के मामले के अंदर पूरे देश में भय आतंक का माहौल बनाना, इतने लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना। लेकिन गृह मंत्री पे कोई आंच नहीं। गृह मंत्री ज्यों के त्यों है। यही नहीं, उनको एक एडिशनल मंत्रालय और मिल गया है। अगर पिछले 2 साल का हिसाब लेना था तो कृषि मंत्री का हिसाब होना चाहिए था कि भाई आपने 3 कानून बनवा दिए, देश के किसान इस ऐतिहासिक संघर्ष में आके बैठे हुए हैं, आप उनसे बात नहीं कर सकते, आप उनकी मामला सुलझा नहीं सकते। इतनी बुरी स्थिति इस देश के किसी कृषि मंत्री के साथ नहीं। लेकिन कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर ज्यों के त्यों हैं, वहां के वहां बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन सब के केस में माननीय प्रधानमंत्री जानते हैं कि ये सब मामले, फैसले तो पीएमओ ले रहा था। अगर कल को पलट के पूछा जाए तो इनमें से कोई भी मंत्री बाहर आके बोल देगा, जी मैंने क्या किया था, सारे फैसले तो पीएमओ ले रहा था, मैं तो लागू कर रहा था।
क्या ये कारण था या कोई और कारण था? हमें बार बार बताया जाता है कि देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन को हटा दिया गया है, ये दिखाता है कि इस देश के अंदर जो सरकार ने बद इंतजामी की पिछले 2 साल में कोरोना वायरस वाली, उसके लिए सरकार जिम्मेवारी दे रही है। आई एम नॉट श्योर, पक्का नहीं कह सकते। क्या डॉक्टर हर्षवर्धन को कोरोना की बद इंतजामी के बारे में सजा दी गई है या कि उसको कवर अप ना करने की सजा दी गई है? ये सवाल हमें पूछना चाहिए। मेरा तो लगता है, मेरी अपनी मान्यता है कि उनको सजा इस बात की नहीं मिल रही कि इतने लोग मर गए, आप कुछ नहीं कर सके। सजा इस बात की मिल रही है कि आप इसको न्यूज़पेपर में ठीक से कवर क्यों नहीं कर पाए, आप ठीक ढंग से ढक क्यों नहीं पाए इन सब बातों, क्योंकि वहां भी सारे महत्वपूर्ण फैसले जो कि कोरोना का जो महाबद इंतजाम हुआ है, सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ है, उसका तो एक एक फैसला पीएमओ का लिया हुआ था। सबसे पहले सन 2020 में जब शुरू में लोग आने शुरू हुए थे विदेश से, उस वक्त उन पे बैन नहीं था, उनका टेस्ट नहीं था। जब बिल्कुल शुरू में संक्रमण के 100-200 केस आए, उनकी ट्रैकिंग, उनकी ट्रेसिंग, उनको क्वारंटाइन करने का काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद देश में जिस तरह का लॉकडाउन लगाया गया, जिसके से लाखों करोड़ों लोगों को नुकसान हुआ, उसके बाद जिस तरह की सेकंड वेव की तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं की गई। सेकंड वेव में जो बदइंतजामी, बदहाली हुई, हम सब ने देखी। और वैक्सीनेशन पॉलिसी का ड्रामा, तमाशा इस देश में जो हुआ, शर्मनाक तमाशा। ये सारे किसके फैसले थे? डॉक्टर हर्षवर्धन के फैसले थे। एक एक फैसला सीधा पीएमओ से लिया जा रहा था। सो प्रॉब्लम तो इंजन में थी। डॉक्टर हर्षवर्धन को सजा इसलिए मिली कि वो इसको ठीक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो कायदे से इसके ऊपर एक चमकीला सा कागज लगाने का काम था, वो नहीं कर सके। यही दोष प्रकाश जावड़ेकर का था कि भाई आईबी मिनिस्टर थे, किसी भी तरह से आपको इंश्योर करना चाहिए था कि अखबारों में गलत खबर छपी तो कैसे छपी, छपनी नहीं चाहिए थी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग मर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो दिख क्यों रहा है लोग। तो ये प्रकाश जावड़ेकर की गलती थी। तमाम जो बड़े बड़े लोग हटाए गए हैं, चाहे आप शिक्षा मंत्री को देख लीजिए, चाहे प्रकाश जावड़ेकर जी आईएनबी मिनिस्टर, रविशंकर प्रसाद, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो गलत काम कर रहे थे, या कम से कम सरकार को दिक्कत ये नहीं थी कि आप गलत काम कर रहे हो, आप इनएफिशिएंट हो, आप कुछ नहीं करते। समस्या ये थी कि आपने इमेज मैनेजमेंट, परसेप्शन मैनेजमेंट का काम ढंग से नहीं किया। क्योंकि ले दे के सारी दिक्कत ये है कि सरकार मुख्यतः परसेप्शन मैनेजमेंट पे चल रही है, इमेज मैनेजमेंट पे चल रही है, छवि तंत्र के सहारे चल रही है। प्रधानमंत्री कम है, प्रचार मंत्री ज्यादा। इसलिए हुजूर, इंजन में गड़बड़ थी, डब्बे बदल दिए गए और तालियां पीटी जा रही हैं, वाह वाह नई गाड़ी आ गई है, नई गाड़ी कितनी रफ्तार से चलेगी, कितनी आशा है अब देश को, ये होगा वो होगा। अरे भाई, लाल बत्ती बांटने का काम हुआ है और लाल बत्ती को ठीक से जातीय समीकरण के आधार पर बांट दिया गया है। सारी दुनिया को बीजेपी वाले कहते थे ये जातिवादी, वो जातिवादी, ये पार्टी तो केवल जातिवादी राजनीति करती है, बीजेपी जातिवादी राजनीति से ऊपर। मेरे जैसे लोग हमेशा कहते थे ना भाई, जरा ध्यान से देख लो बीजेपी यूपी में क्या कर रही है, बिहार में क्या कर रही है, ये बिल्कुल साधारण जातिवादी राजनीति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इस बात तो बिल्कुल साफ हो गया, क्योंकि मंत्रिमंडल के बाद बीजेपी की तरफ से बताया गया कि इतने दलित हैं, इतने ओबीसी हैं, इतने ये हैं, इतने वो हैं। तो जाति के आधार पर बंदर बांट हुई है, जाति के आधार पर लाल बत्तियां बांटी गई हैं, इससे अधिक कुछ नहीं हुआ। अगर आपके मन में शक हो तो आपको एक किस्सा बताता हूं कृषि मंत्रालय का। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उससे अगले दिन मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उससे अगले दिन अखबारों में बड़ी सुंदर सी एक खबर छपी। खबर छपी ये कि सरकार ने, खबर ये छपी कि 1 लाख करोड़ रुपए अब एपीएमसी यानी कि कृषि मंडियों को मिल सकेगा, मिलेगा। कुछ अखबारों ने तो कह दिया 1 लाख करोड़ रुपया कृषि मंडियों को मिलेगा। नए मंत्रिमंडल का पहला फैसला, एकदम तालियों की गड़गड़ाहट और आपको लगता है वाह भाई वाह, क्या काम कर दिया। मंत्री जी आके बाहर खूबसूरती से मुस्कुराते हैं और आपको भी लगता है देखो यार, नए मंत्रिमंडल ने कुछ तो फैसला लिया। अब आपको बताऊं इसकी सच्चाई क्या है। ये कोई नया फैसला नहीं है। नंबर 2, 1 लाख करोड़ का कोई फंड है ही नहीं।
नंबर 3, वो फंड दरअसल किसानों के लिए बना ही नहीं है, एपीएमसीज के लिए नहीं है वो फंड। नंबर 4, इस सब में कुछ आज तक हुआ ही नहीं है और आगे भी नहीं होगा। सुनने में बात अटपटी लगेगी, सो मैं एक एक करके बता देता हूं। एक्चुअली घोषणा क्या थी? घोषणा ये थी कि सरकार ने कोई 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप किया है और उस फंड में अब एपीएमसीज को भी, यानी कि जो कृषि मंडी जो होती है, एग्रीकल्चर प्राइस मार्केटिंग कमेटी, जो एपीएमसी से हम सरकारी मंडी बोलते हैं, कृषि अनाज मंडी बोलते हैं, उस मंडी को अब इस 1 लाख करोड़ रुपए के फंड में से पैसा लेने का अधिकार दे दिया गया है। हमने चेक किया कि अच्छा, ये बात बिल्कुल नई है। पता लगा नहीं, एग्जैक्टली यही घोषणा निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में 2021 में फरवरी के महीने में की हुई है। फिर आप कहेंगे चलिए पुरानी घोषणा को रिपीट कर दिया, लेकिन बात तो बहुत अच्छी है ना, 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर प्राइस कमेटियों को बिला करेगा। फिर हमने और छानबीन की कि भाई ये फंड है क्या। पता लगा कि 1 लाख करोड़ रुपए का कोई फंड है ही नहीं, सरकार की अपनी जेब का फंड नहीं है। सरकार सिर्फ ये कह रही है कि 1 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला करेगा। सरकार की जितनी भी घोषणाएं हैं ना पिछले कुछ दिनों से, ये सब लोन मिले की घोषणाएं। 1 लाख करोड़ रुपए का लोन का फंड सेटअप किया जाएगा, जिससे कि बैंक एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए लोन दिया करेंगे। आप कहेंगे चलिए फरवरी में घोषणा की थी, लेकिन घोषणा तो अच्छी है, चलो पैसा नहीं दिया, चलिए लोन तो दिया है। अब इसमें और पेच है, ये घोषणा कब हुई थी? ये घोषणा कि एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप किया जाएगा, ये निर्मला सीतारमण जी ने 15 मई 2020 को की थी, 21 को नहीं, 2020 को ये घोषणा कर चुकी थी। उसमें एपीएमसी को रूल में छूट देने की घोषणा 21 में की गई थी, तो 2020 में ये फंड सेटअप किया गया था। फिर मैंने देखा कि 2020 15 मई को क्या हुआ था। 15 मई 2020 वो दिन है जब सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाने की घोषणा की थी। ये घोषणा उसी दिन की गई थी। दोनों में कोई संबंध है? हमने थोड़ा इसकी और जांच की तो पता लगा कि इस पूरे फंड को मुख्यतः ना तो किसानों के लिए है, ना ही मंडियों के लिए है। ये एग्रीकल्चर एग्रीगेटर्स के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो कृषि के गोदाम बनाएंगे, जो वेयर हाउस बनाएंगे। ये उन लोगों के लिए फंड है। और सबसे बड़े एग्रीगेटर कौन है? सबसे बड़े गोदाम बनाने वाले कौन हैं? अडानी। तो सरकार अडानी को बैंकों से लोन दिलवाने के लिए एक फंड की घोषणा करती है और उसको ऐसे बाजा बजाया जाता है कि किसानों को कुछ मिल गया, बधाई हो बधाई हो। आज तक कितने उसमें फंड आए हैं? लोन मिले हैं, सरकार फंड नहीं। सरकार का काम सिर्फ इतना है कि सरकार उस लोन के ऊपर ब्याज के अंदर एक छोटा सा अपना हिस्सा देगी। सरकार ने बजट में कितने पैसे रखे हैं? 900 करोड़ रुपया। सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए का प्रचार। और वास्तव में सरकार की जेब से कितना जाएगा? गया नहीं है, जाएगा। सरकार का ऐसा मानना है सिर्फ 900 करोड़ रुपया। और वो 900 करोड़ रुपए भी किसी किसान के लोन की सब्सिडी में नहीं जाएगा, वो अडानी की सब्सिडी में जाएगा, वो इन बड़े बड़े लोगों के सब्सिडी के अंदर जाएगा। उसमें एपीएमसी को भी देने का अधिकार दिया गया है। और हमने देखा कि अब तक जो डिजर्विंग, जिसको सचमुच एग्रीकल्चर के लिए लोन कहा जा सकता है, कुल मिला के अब तक कोई 3000 करोड़ के करीब लोन मिले हैं इसके अंदर। 1 लाख करोड़ की घोषणा, अब तक सिर्फ 3 या 4 हजार करोड़ के करीब लोन मिले हैं, यानी कि 3 या 4%। और उसमें भी जिसे हम कह सकते हैं कि खेती किसानी एग्रीकल्चर मंडी वाले जो लोग हैं, उनको सिर्फ 58 करोड़, 58, 58। अब आप सोचिए
झूठ की कोई तो सीमा होनी चाहिए। 58 करोड़ रुपए का एक्चुअली किसानों को अब तक मिला है, उसके एक छोटे से नियम में हल्की सी छूट देने को आप पेश कर रहे हैं कि किसानों के लिए एक नई ऐतिहासिक घोषणा। कब तक चलेगा इस तरह का काम? जैसे मैंने कहा, नया मंत्रिमंडल, वही पुरानी हरकतें, वही पुराने खेल। पिछले हफ्ते में नरेंद्र सिंह तोमर जी बार बार फिर कह चुके हैं किसानों से बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, बशर्ते कि वो 3 कानूनों को रद्द करवाने की बात छोड़ दें। यानी कि किसानों से बातचीत करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। नया मंत्रिमंडल, पुराने चेहरे, पुराने खेल, केवल प्रचार पे टिका हुआ मंत्रिमंडल। इंजन में खराबी है। अब ये हिम्मत कौन करेगा कहने की कि खराबी तो इंजन में है? इंजन को कौन बदलेगा? ये जो अहंकार, नरेंद्र सिंह तोमर जब बोल रहे हैं तो वो नहीं बोल रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति फैसला लेता है और फैसला साफ है, किसानों से बात करने की कोई जरूरत नहीं। इस अहंकार, ये जो अहंकार अब बीच रास्ते में आया हुआ है, यह आंदोलन और इसके समाधान के रास्ते में प्रधानमंत्री का अहंकार है। उस अहंकार की दवा कौन करेगा? पिछली बार मैं सिरसा में था तो मैंने मजाक में कहा कि देखिए, प्रधानमंत्री बीमार हैं, बहुत चिंता की बात है, और प्रधानमंत्री की बीमारी का इलाज तो करना पड़ेगा भाई। अहंकार की बीमारी हो गई है तो इसका इलाज क्या होगा? एक इंजेक्शन अभी वेस्ट बंगाल में दिया है, हो सकता है आगे और इंजेक्शन देना पड़े। उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, बाकी चुनाव आ रहे हैं। इसके बारे में बहुत चर्चा शुरू हो गई है किसान संगठनों में। हमारे कुछ साथियों ने बयान भी दे दिया है। मैं हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहता हूं, संयुक्त किसान मोर्चा बहुत बड़ा मोर्चा है। इतने किसान संगठन पहली बार इतिहास में मिलके काम कर रहे हैं। अपने तमाम किसान साथियों से, किसान नेताओं से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, जब तक कोई विषय संयुक्त किसान मोर्चा में चर्चा ना हो जाए तब तक उसके बारे में पब्लिक में ओपिनियन मत दीजिए, पब्लिक में बयान मत दीजिए। इस मोर्चे की एक ही स्ट्रेंथ है, हमारी एकता। अगर हमारी एकता टूटती है, उसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री उस पर बयान देते हैं। एकता को टूटने मत दीजिए, ये हमारी स्ट्रेंथ है। और थोड़ा सा बोलने में संयम रखें तो कितना अच्छा रहेगा। इसी विचार के साथ आज का संडे सत्संग पूरा होता है। अगले संडे फिर मिलेंगे, अगले हफ्ते की डेवलपमेंट्स को लेके, और शायद हमारे पास किसान मोर्चे को लेकर एक बड़ी घोषणा तब तक हो चुकी है।